और अब बात करेंगे यूरोप की। यूक्रेन के हमलों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के अहम ठिकानों पर भीषण हमले करना शुरू कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका की भूमिका बेहद संदिग्ध नजर आ रही है। अब कैसे अमेरिका संदिग्ध भूमिका में है यूरोप की इस क्रांति में, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन की सेना लगातार रूसी ठिकानों पर बमबारी कर रही है, जिससे रूस का गुस्सा भड़का और रूसी सेना ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के ओडेसा और इस्माइल बंदरगाहों पर हवाई हमले किए, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचने की खबर है कि रूसी हमले से दोनों बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस की ओर से दावा किया गया कि उसने पश्चिमी देशों से हथियार लेकर आए जहाजों और उनके गोदामों को निशाना बनाया। रूस ने जमीनी लड़ाई में यूक्रेन के 2 और ठिकानों पर कब्जे का दावा किया। इनमें से एक ठिकाना ज़ोपोरिजिया क्षेत्र का है और दूसरा डोनेस्क क्षेत्र का है। रूसी हमलों से यूक्रेन की मिलिट्री इंडस्ट्री को भारी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि रूस लगातार हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल यूक्रेन में एक अहम स्टील प्लांट, कीव में ड्रोन फैक्ट्रीज और ब्लैक सी में समुद्री लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि रूस के हमले में आर्सेलरमित्तल के क्रिवॉय रोग स्टील प्लांट के बंद होने से बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी सपोर्ट इक्विपमेंट और रोल स्टील की जरूरत वाले दूसरे सिस्टम जैसे हथियारों के प्रोडक्शन साइकिल और डेवलपमेंट की स्पीड पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव यूक्रेन के साथ ही यूरोप पर भी देखने को मिल सकता है। रूस सेना ने यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग पर लगातार हमले किए। इसके अलावा राजधानी कीव में यूक्रेन के फायर पॉइंट ड्रोन प्लांट पर कोऑर्डिनेटेड हमले किए गए। उधर यूक्रेन की सेना के रूस पर भीषण हमले जारी हैं। राजधानी मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन ने भारी तबाही मचाई। दावा किया जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम ड्रोन को पहले ही रोक तो रहे हैं, लेकिन ड्रोन का मलबा और एयर डिफेंस की मिसाइल्स कुछ इमारतों से टकराएं, जिससे उन्हें कुछ नुकसान पहुंचने की खबर है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के रुख को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार शांति की वकालत करते हैं, लेकिन खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को रूसी सेना और उसके अंदर एनर्जी साइट्स पर हमले के लिए टारगेट करने में मदद कर रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन एक दूसरे को लगातार मदद कर रहे हैं। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूक्रेन भी खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के ईरान को सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भेजने के सबूत शामिल हैं। इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि तुर्की के यूक्रेन को अमेरिकी हथियार ट्रांसफर करने की योजना से रूस के साथ तुर्की और अमेरिका के रिश्तों को गंभीर नुकसान होगा। बताया जा रहा है कि तुर्की से यूक्रेन को 12M270 MLRS लॉन्चर, 70 ATA-CMS मिसाइल्स और हजारों क्लस्टर एम्यूनिशन राउंड ट्रांसफर किए जाने हैं। खबर है कि अमेरिका इस डील को मंजूरी देने के लिए तैयार है। उधर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स में सैटेलाइट इमेजरी और लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल करके दावा किया गया है कि रूस ने बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपने बॉर्डर के पास 59 लॉन्च रेल के साथ 10 नए ड्रोन बेस बनाए हैं। साथ ही कुछ जगहों पर पहले से ही पोलैंड तक पहुंचने में सक्षम लंबी दूरी के ड्रोन तैनात हैं, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि मॉस्को नेटो के इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा पहुंचा सकता है। कई का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है और रूस अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। साफ है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस के हमलों से यूक्रेन की सेना की टेंशन बढ़ गई है। सेंट्रल यूक्रेन के स्टील प्लांट कीव में ड्रोन अटैक किया गया, फैक्ट्रियों पर हमला किया गया। काला सागर में समुद्री लॉजिस्टिक्स पर भी अटैक किया गया है। एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। रूस के जो हमले हुए हैं वो यूक्रेन की सेना की वजह से हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने उनकी मुश्किलें बढ़ा करके रखी हैं। सेंट्रल यूक्रेन के स्टील प्लांट कीव में ड्रोन से अटैक कर दिया गया है। ये रशिया की तरफ से किया गया है, लेकिन इसी तरह से यूक्रेन भी तो उनकी टेंशन को बढ़ा रहा है। रशिया पर लगातार 800 से ज्यादा एक बार में उन्होंने हमले कर दिए, एक बार में उन्होंने ड्रोन दाग दिए। चीन और अमेरिका के संबंधों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है कि 23 सितंबर को अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग। 24 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
कारोबार, ताइवान, ईरान, एआई के मुद्दे पर बातचीत की उम्मीदें हैं। अब आपको याद होगा कि एक लंबे वक्त के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना के दौरे पर थे और इसी तरीके से एक लंबे वक्त के बाद, 1 दशक के बाद चीन के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों देश बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अपने संबंधों को सुधार लें, अपने संबंधों को मजबूत कर लें। लेकिन जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने के लिए शी जिनपिंग से गए थे तो शी जिनपिंग का रुख एकदम स्पष्ट और अलग था कि ईरान का भी समर्थन करेंगे, रशिया का भी समर्थन करेंगे और अमेरिका उसे नहीं रोक सकता है और ताइवान पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन इस बार जब वो जाएंगे अमेरिका तो देखना होगा कि उनका रुख क्या बदलता है। वहीं अमेरिका ने जंग में जो भी मानक तय करने का प्रयास किया वो सभी खुद उसने तोड़ दिए। अमेरिका ने ईरान का तख्ता पलट करने का प्रयास किया लेकिन वहां पर वो नाकाम रहा और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कोशिश अब किनारे हो चुकी है। मुस्तफा का ट्रंप कभी मजाक बनाते थे और आज ये कहा जाता है कि वो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका उसी मुस्तफा की फौज के सामने हाथ बांधे हुए खड़े नजर आ रहे हैं और उन्हीं मुस्तफा से वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं जिन्हें कभी उनकी तरफ से बैन किया गया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जिस व्यवस्था को हल्के में लिया, आज वही कट्टरपंथी व्यवस्था अमेरिका की बर्बादी की वजह बनती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में तख्ता पलट चाहते थे। पिछले साल हुए विद्रोह को अमेरिका ने सपोर्ट किया। ईरान पर विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया। ईरान ने इंटरनेट पर रोक लगाई तो खबर है कि CIA और मोसाद ने विद्रोहियों के हाथों में स्टार लिंक टर्मिनल्स तक पहुंचा दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि जैसे ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर सामने आएगी, ईरान के लोग अमेरिकी सेना का स्वागत करेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान के लोग एक हो गए और अमेरिका इजराइल के सामने ताल ठोकते हुए मैदाने जंग में उतर आए। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को तेहरान में किए गए हमलों की पहले ही वार में आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ ही कई टॉप नेताओं और कमांडरों को मार गिराया। लेकिन ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनेई को अपना नेता चुना और उनके नेतृत्व में ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ ही उनके सहयोगी मुल्क भी हिल गए। तेल बेच-बेचकर अमीर हुए खाड़ी देश ईरान की मिसाइलों के वार से कराहने लगे। पर्यटकों के ऐशगाह बने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर आग बरसने लगी। हालात ऐसे हो गए कि तेल और गैस का कारोबार तो मुसीबत में पड़ गया। खाड़ी देशों में जरूरी सामानों की भी किल्लत बढ़ गई। अमेरिका ने खाड़ी के सहयोगियों को सुरक्षा का वादा तो किया था, अपने हाईटेक डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए थे, लेकिन ईरान की मिसाइलों और सस्ते ड्रोन के आगे ये सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के हाईटेक डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बर्बाद की और सिस्टम को भी तबाह किया। अमेरिका को तो इतना समझ में आ गया कि ईरान में कट्टरपंथी व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं और सुप्रीम लीडर का ईरान में कितना सम्मान होता है। सुप्रीम लीडर को सीधे रिपोर्ट करने वाली IRGC का कद ईरान की सेना से भी कहीं ज्यादा होता है। शायद जंग के दौरान अमेरिका को ईरान में सुप्रीम लीडर और IRGC के कद का अंदाजा हो गया था और शायद यही वजह रही कि ट्रंप ने सीधे IRGC से बात करने का फैसला कर लिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने IRGC से सीधे संपर्क की कोशिश की,
इसके लिए इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी ने अमेरिका और ईरान के बीच सीक्रेट लिंक का काम किया। बताया जा रहा है कि IRGC ने भी बातचीत के जरिए संकट सुलझाने का समर्थन किया। खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और समझौते तक पहुंचने की कोशिशों के दौरान ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा सीक्रेट बैक चैनल तैयार किया जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है। ईरान के पलटवार से तड़पते अमेरिका को मई के बीच में ही शक होने लगा था कि ईरान की ओर से बातचीत कर रहे लोगों के पास वास्तव में IRGC के फैसलों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने सीधे IRGC की लीडरशिप तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इस सीक्रेट कनेक्शन के लिए ट्रंप प्रशासन ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी को चुना, जिनके पास अमेरिका और ईरान का भरोसा हासिल होने के साथ ईरान के बड़े अधिकारियों से पुराने निजी रिश्ते भी रहे थे। वो ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान में रहे थे और तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। उन्हें फारसी भाषा की भी अच्छी समझ थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने बरजानी से फोन पर बात की। बताया गया कि ये कॉल राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस की मंजूरी से की गई थी। गैबर्ड ने बरजानी से कहा कि अमेरिका ये जानना चाहता है कि ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जिस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, क्या IRGC भी उसके साथ है या उसकी अपनी कोई अलग मांग है। बताया जा रहा है कि बरजानी ने IRGC के संपर्कों से बात की और सीधे जनरल अहमद वाहिदी से बातचीत की मांग रखी, जिसके बाद IRGC का एक अधिकारी एरबिल में बरजानी के ऑफिस पहुंचा और फोन के जरिए सुरक्षित बातचीत कराई। बरजानी ने वाहिदी से पूछा कि क्या वो ईरानी वार्ताकारों के साथ है। जानकारी के मुताबिक जवाब में वाहिदी ने कथित तौर पर कहा कि वो बातचीत का पूरा समर्थन करते हैं और IRGC भी संकट का हल बातचीत के जरिए चाहता है। जिसके बाद बरजानी ने गैबार्ड को पूरी जानकारी दी और अमेरिकी प्रशासन को ईरान की स्थिति के बारे में बताया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने एरबिल में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच सीक्रेट मीटिंग कराने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। माना जा रहा है कि ईरानी पक्ष को डर था कि मोसाद का इराकी कुर्दिस्तान में मजबूत नेटवर्क है और वहां उसके अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है। ये वाकया बताने के लिए काफी है कि ईरान में IRGC की क्या हैसियत है। मुज्तबा को सीधे रिपोर्ट करने वाली IRGC का आज देश के लगभग हर फैसले पर प्रभाव दिखता है। जंग के आगाज के बाद से मुज्तबा को ना तो किसी ने देखा और ना ही सुना। उनका सिर्फ एक 12 सेकंड का वीडियो सामने आया। इसके अलावा उनके लिखित संदेश ही आते रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी मान चुके हैं कि मुज्तबा से मुलाकात करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें जिस शख्स से मिलवाया गया वो मुज्तबा था या नहीं वो कह नहीं सकते। हालांकि बाद में उन्होंने मुज्तबा से मुलाकात करने और उनसे मार्गदर्शन करने का भी दावा किया, लेकिन उनके बयान को देश में कट्टरपंथी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच बढ़ती दूरी की खबरों को थामने का एक जरिया माना गया।
कुछ ही दिन पहले मुज्तबा की ओर से आईआरजीसी के अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई। माना गया कि इस दौरान अहम पदों पर कट्टरपंथी और अनुभवी लोगों को प्रमुखता दी गई। आईआरजीसी लगातार ये दावा करती रही कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ट्रंप को इस बात का अंदाजा है कि ईरान में फिलहाल आईआरजीसी के सर्वोच्च संस्था बन चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।